हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको सीटेट एग्जाम 2024 के लिए जो कि दोस्तों 7 जुलाई को आपका एग्जाम प्रस्तावित है। आज की इस क्लास में हम आपको हिंदी का एक और मॉक टेस्ट दोस्तों कराएंगे और इस मॉक टेस्ट में देखते हैं दोस्तों कि हिंदी के 30 प्रश्न रहेंगे और इन 30 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। दोस्तों हम आपको बता देना चाहेंगे कि यदि आप भी इस बार का सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी है आप कितना भी दोस्तों पढ़ेंगे आपके लिए कम ही रहेगा। सबसे ज़्यादा जरूरी है आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ दोस्तों सॉल्व करिए। दोस्तों आज की क्लास में हम आपको हिंदी का एक और मॉक टेस्ट कराने जा रहे हैं। हम अपने इस चैनल पे लगातार दोस्तों हिंदी हो या CDP हो, बाल विकास हो, लगातार 30 प्रश्न की सीरीज का एक प्रैक्टिस सेट कराते हैं दोस्तों और ये देखते हैं दोस्तों कि इन 30 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो आज मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा 42 नंबर का कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे ए वाला ऑप्शन है स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, बी वाला ऑप्शन है भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, सी वाला ऑप्शन तुतलाकर बोलते हैं और डी वाला ऑप्शन है पठन व लेखन में दक्ष होते हैं। देखिए दोस्तों जितने भी प्रश्न आज हम आपको कराएंगे 30 प्रश्न को हमारे साथ आपको पढ़ना है, रीड करना है और इनके ऑप्शंस को भी दोस्तों आपको पढ़ना है और हमसे पहले आप आंसर देने का प्रयास आपको करना है। ठीक है, तो हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़िए और ऑप्शंस को भी पढ़िए, लेकिन हमसे पहले आप आंसर दीजिए और अंत में दोस्तों अपना असेसमेंट मूल्यांकन जरूर करिए कि इन 30 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताइएगा। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे ए वाला ऑप्शन है स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, बी भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, सी तुतलाकर बोलते हैं और डी पठन व लेखन में दक्ष होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है और उनके ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है दोस्तों। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और सीटेट में दोस्तों सबसे बड़ी बात यही होती है, ज़्यादातर लोग दोस्तों प्रश्न को अच्छे से पढ़ते ही नहीं, ऑप्शंस को भी नहीं पढ़ते हैं, टाइम ही नहीं देते हैं उस पर और इसीलिए उनका प्रश्न गलत हो जाता है। अगर इस चीज़ को दोस्तों आप लोग सीख गए तो दोस्तों 10 से 20 प्रश्न सीटेट में आपके आसानी से सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं क्योंकि ए वाला ऑप्शन लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, बी वाला ऑप्शन समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, सी इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, डी मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है। आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है। यानी दोस्तों प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका पहले संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा डेफिनेशन बताती है, फिर उसके बाद उस पर संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है। ए वाला सूत्र विधि अपनाती है, बी वाला ऑप्शन है आगमन विधि, सी निगमन विधि, डी प्रत्यक्ष विधि। आप लोग बताइएगा दोस्तों राइट आंसर इसका क्या होगा। सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निगमन विधि। अगला प्रश्न है कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। ए अभिभावकों को प्रसन्न करना, क्या इसलिए गृह कार्य दिया जाता है, बी बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, सी कापियां भरवाना और डी सीखने को विस्तार देना। देखिए दोस्तों हमेशा आपको एक पॉजिटिव आंसर ही सिलेक्ट करना है सीटेट के एग्जाम में। नेगेटिव ऑप्शन आपको दोस्तों हटा देना है, वहां से रिमूव कर देना है। आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीखने को विस्तार देना। बहुत ही इजी प्रश्न था दोस्तों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ए वाला ऑप्शन है खेल भाषा को विस्तार देता है, बी वाला ऑप्शन खेल में आनंद आता है, सी खेल में शारीरिक विकास होता है, डी भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 46 नंबर का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खेल भाषा को विस्तार देता है।
अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ए वाला ऑप्शन पढ़ने में प्रभाव, बी वाला ऑप्शन अर्थ का निर्माण, सी वर्णों की पहचान, डी विराम चिन्हों का ज्ञान। आप लोग बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थ का निर्माण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए दोस्तों, जो नहीं वाले प्रश्न है यही ज़्यादातर दोस्तों गलत होते हैं। आपके एग्जाम में 10 से 20 प्रश्न दोस्तों आपसे ऐसे पूछ ही लिए जाएंगे नहीं वाले, और उसको दोस्तों सावधानी से पढ़ना और इनके ऑप्शंस को भी पढ़ना है, नहीं दोस्तों आप अपना क्वेश्चन गलत कर देंगे। देखिए दोस्तों, जो प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ए वाला ऑप्शन विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, बिल्कुल है दोस्तों। बी वाला ऑप्शन है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, यह भी सही है दोस्तों। सी वाला वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ करना, देखिए दोस्तों कंठस्थ करना नहीं होगा, यह एक निगेटिव टैग वर्ड्स है, आपका यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है यही। और डी वाला ऑप्शन को देख लेते हैं, ध्वनि संकेत तथा चिन्हों का संबंध बनाना, यह भी है, चूंकि नहीं पूछा गया है इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पाठ्य पुस्तक की भाषा ए तत्सम प्रधान होनी चाहिए, बी तद्भव प्रधान होनी चाहिए, सी अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए, और डी बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। आप लोग बताइए दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर तो आप लोग बता ही सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि पढ़ने का प्रारंभ, ए वाला ऑप्शन है कहानियों से होना चाहिए, बी कविताओं से होना चाहिए, सी अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, डी वर्णमाला से होना चाहिए। आप लोग बताइएगा पढ़ने का प्रारंभ किससे होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है, पूछा गया है। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है, कौन सा उद्देश्य इसमें से नहीं है? ए सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, बी सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, सी विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, डी आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना। चूंकि दोस्तों आपको नेगेटिव आंसर सेलेक्ट करना है, इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है 52 नंबर का है कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। बच्चों की मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज की बात की गई है, सतत आकलन असेसमेंट करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? ए वाला ऑप्शन प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, सी वाला ऑप्शन सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, डी शब्द पढ़वाना। कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही होगा आप लोग बताएंगे? इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सबसे बेहतर तरीका क्या है? ए वाला ऑप्शन किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बी बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के लिए अवसर देना, सी बच्चों से प्रश्न लिखवाना, और डी बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। आप लोग बताइए दोस्तों, आप इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। दोस्तों कुछ सीटेट की पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं और कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। अगर दोस्तों इसको समझ गए आप तो ज़्यादातर प्रश्न दोस्तों आप सही कर पाएंगे, ठीक है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न। जितने भी प्रश्न दोस्तों सभी महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में पूछा गया है कि कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा का क्षमता का सही आकलन करेगा। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? ए लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, बी लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, सी यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, और डी आजकल आम का कितना दाम है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, इसका आपको एक लॉजिकल आंसर बताना है। इसका लॉजिकल आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों।
यही आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि लिखना, ए वाला ऑप्शन एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, बी एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाता है, सी एक तरह की बातचीत है और डी एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, लिखना क्या है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 55 नंबर का प्रश्न है, एक तरह की बातचीत है। अगला प्रश्न है कि भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ए भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, बी भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता है, सी भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, डी भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। दोस्तों आपको पता ही है कि भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। ये प्रश्न दोस्तों आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है सीटेट के कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। भारत के संविधान के किस आर्टिकल्स में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, आप लोग बताइएगा। अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 385। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा, आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है 59 नंबर का, हिंदी किस परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है, ये भी प्रश्न दोस्तों सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, भारोपीय। अगला प्रश्न हमारा है व्याकरण से पूछा गया है, निम्नलिखित में से मूर्धन्य व्यंजन बताइए। कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों हिंदी के 30 प्रश्न में मीन्स 30 प्रश्नों में आपसे जो है दोस्तों 15 प्रश्न आपसे पेडागॉगी मीन्स शिक्षण से पूछे जाएंगे, बाकी 15 प्रश्न दोस्तों आपसे पैसेज से पूछे जाएंगे। यानी इन 15 प्रश्नों में आपसे 2 पैसेज दिए गएंगे, एक आपका गद्यांश पे आधारित रहेगा दोस्तों और एक आपका जो है पोयम मीन्स कविता पे आधारित रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम गद्यांश पे आधारित प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया गया है आपका प्रश्न संख्या 31 से लेकर 39 तक। इस गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो दोस्तों गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं इसको हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं। सृष्टि के चेतन पदार्थों का जो नियम है वे कभी एक से नहीं रहते, वरन दिन प्रतिदिन परिवर्तन के ज्ञान पर चढ़ते ही जाते हैं। यह नियम भाषा के संबंध में पूरी रीति पर लगता है, क्योंकि कुछ ऐसा मालूम होता है कि रुधिर और अस्थि मनुष्य के शरीर से उतना निकट संबंध नहीं रखते जितना उनकी भाषा रखती है, और इसी कारण बड़े से बड़े पंडित के आगे कोई अशुद्ध संस्कृत शब्द बोलिए तो वह इतना न खटकेगा जितना एक सामान्य से सामान्य मुहावरे के हिंदी शब्द ज्ञान को चोट पहुंचाएंगे। क्योंकि आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे पैसेज थोड़ा सा बड़ा है। क्योंकि संस्कृत अब बोलचाल की भाषा ही नहीं रह गई। विचार करके देखिए तो जो हिंदी हम आजकल बोलते हैं वह पहले क्या थी और अब क्या है। अब फारसी उर्दू शब्द उसमें मिलते जाते हैं, क्योंकि जब आपके बड़े बड़े प्रामाणिक हिंदी कवियों ने फारसी अरबी के शब्द ग्रहण किए, वे सब हमारी भाषा की नस नस में अंतः प्रविष्ट में हो रहे हैं। कैसे निकाला जा सकता है, बल्कि विरुद्धता दिखलाना वैसा ही है जैसा किसी वेगगामिनी नदी के प्रवाह को अकेले एक हाथ से रोककर उल्टा देने का प्रयत्न करना है। जिस तरह ये शब्द सर्वसाधारण अपनी भाषा में प्रचलित कर लेते हैं, या जिस तरह के शब्द अपने नित्य की बोलचाल से लोग निकाल कर फेंक देते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, फेंक देते हैं तो उस पर आपको कुछ भी अधिकार नहीं है। आप मनुष्यों की भाषा तभी बदल सकते हैं जब जुलू या हबसी की जात का कोई आदमी इन देशों में पैदा कर सके, या इससे भी बढ़कर कोई दूसरा प्राकृतिक अनर्थ जो सर्वदा प्रकृति विरुद्ध हो सके।
कैसे संभव है कि प्रबल काल चक्र अपनी निशानी सब चीज़ों पर न छोड़ जाए। मुसलमानों के अत्याचार का फल जैसा हम अपनी रीति रस्म, सामाजिक व्यवहार, अपने यहाँ की स्त्रियों की दशा सब में पाते हैं, तब यह क्यों। तो दोस्तों यह एक पैसेज था और पैसेज को पढ़ने का प्रयास करिए और समझने का, और इस पर कुछ आधारित प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों। इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बताने हैं। गद्यांश पे आधारित पहला प्रश्न हमारा है कि गद्यांश के अनुसार श्रेष्ठ के नियम किस पर लागू होते हैं। ए भाषा पर, बी संस्कृत पर, सी मनुष्यों पर और डी हिंदी कवियों पर। आप लोग बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा पर। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है कि संस्कृत में अशुद्ध शब्दों के प्रयोग करने से भी पंडित बुरा क्यों नहीं मानते हैं। संस्कृत में अशुद्ध शब्दों के प्रयोग करने से भी पंडित बुरा क्यों नहीं मानते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। ए वाला है क्योंकि अब संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं है, बी क्योंकि संस्कृत भाषा की प्रकृति बदल गई है, सी क्योंकि पंडित शब्दों के उच्चारण की ओर ध्यान नहीं देते, और डी क्योंकि शब्दों का सही उच्चारण इस भाषा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अब संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं है, जैसा कि दोस्तों पैसेज में साफ साफ लिखा गया था ऊपर। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है पैसेज पे आधारित है। पूछा गया है कि लेखक के अनुसार रुधिर या अस्थि से अधिक महत्वपूर्ण शरीर के लिए क्या है। लेखक के अनुसार रुधिर या अस्थि से अधिक महत्वपूर्ण शरीर के लिए क्या है। ए साहित्य, बी संस्कृत, सी भाषा और डी मूल्य। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है आज की हिंदी में किस भाषा के शब्द आपस में मिलते जा रहे हैं। ए अरबी फारसी भाषा के, बी संस्कृत भाषा के, सी प्रामाणिक भाषा के, डी प्राकृतिक भाषा के। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरबी फारसी भाषा के। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, जितने भी प्रश्न दोस्तों सभी महत्वपूर्ण है आपके लिए। पूछा गया है कि वेगामिनी नदी के प्रवाह को अकेले हाथों से रोकना, इस उदाहरण के माध्यम से लेखक किस ओर संकेत किया है। ए हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं के मिश्रण को रोकना आसान नहीं है, बी हिंदी भाषा में कई भाषाओं के मिश्रण को रोकना आसान नहीं है, सी हिंदी भाषा अपने आप में महत्वपूर्ण है, और डी हिंदी आसान भाषा नहीं है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, हिंदी भाषा में कई भाषाओं के मिश्रण को रोकना आसान नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है और सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। पूछा गया है कि लेखक के अनुसार मनुष्य की भाषा बदलने का कार्य कौन सी जातियां कर सकती हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य की भाषा बदलने का कार्य कौन सी जातियां कर सकती हैं। आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है कि आजकल शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। आजकल शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण शब्द है, यानी कि क्रिया विशेषण अव्यय है। आगे चलते हैं दोस्तों, जो व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछा गया है, अत्याचार शब्द का संधि विच्छेद है। बहुत ही आसान है दोस्तों, आप लोग बताइए क्या होगा अत्याचार शब्द का संधि विच्छेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अति प्लस आचार। इसमें दोस्तों आपका यट्स और संधि है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों प्रत्यय उपसर्ग से पूछा गया है कि नीचे दिए गए शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वसाधारण। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला यहाँ पे एक पैसेज जो आपका कविता पे आधारित है, जो जिसपे दो ही प्रश्न दिए गए हैं, 40 और 41 नंबर। आइए इसको पढ़ते हैं दोस्तों, इस कविता को। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर घर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। ये सोहनलाल द्विवेदी द्वारा कंपोज की गई दोस्तों यह पोयम है। तो दोस्तों इस कविता पे आधारित दो प्रश्न दिए गए हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जल्दी से आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा। 40 नंबर का प्रश्न है कि इस कविता में कवि किसे संबोधित कर रहा है।
ए चूहों को, बी बिल्ली को, सी अनाज को और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चूहों को। इस क्लास का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, किस तरह की चीज़ों का ज़्यादा नुकसान हुआ है? ए खाद्य पदार्थों का, बी कपड़ों का, सी पीने योग्य पदार्थों का और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए खाद्य पदार्थों का। तो दोस्तों इस मॉक टेस्ट में भी हम हिंदी के 30 प्रश्न लिए थे और इसमें आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए।